हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ संधि को स्टार्ट किया था और संधि में हमने स्वर संधि और स्वर संधि के भेद पढ़ लिए थे। व्यंजन संधि हम पढ़ रहे थे। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब किसी व्यंजन का स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाता है और उस मेल के बाद जो परिवर्तन उस शब्द में आता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यहाँ पर आपका एक क्या होगा, व्यंजन होगा और एक स्वर होगा, यानी कि यहाँ पर एक जो है कम से कम एक व्यंजन होना आवश्यक है, तभी वो आपका व्यंजन संधि होगा। जैसे जगत धन अम्बा यहाँ लिखा है, तो ये हो गया आपका जगदम्बा। अब कैसे हुआ? तो आया पहले वर्ण के, देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? पहला शब्द आपका जगत है और इसका अंतिम वर्ण तो है। इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ये आपका व्यंजन है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या है? ये आपका त है और ये व्यंजन है। इसके बाद ईश में आपका ई आया है, यानी कि ये आपका स्वर है। तो देखें, त धन ई तो दी हो जाएगा। कैसे आया? आगे हम नियम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी आपको रिवाइज करा रही हूँ। आगे नियम पढ़ रहे थे हम। तो देखिए, वाक धन ईश वागीस, क धन ई आपका गी हो जाता है। क आपका व्यंजन है और ई आपका स्वर है। तो व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। ठीक है, तो तीन चीजें हमने यहाँ पर व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर पहले तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो जाता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, व्यंजन का स्वर के साथ। दूसरा, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से मेल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे जगत धन अम्बा जगदम्बा। त आपका क्या है? व्यंजन है और आपका स्वर है, तो ये दोनों के मेल से द हो जाता है। अब ये द कैसे होता है, इसके लिए हम नियम पढ़ रहे थे आगे। ठीक है, आगे नियम बताएंगे कि त और अ के बाद द कैसे आ जाता है। तो ये व्यंजन और स्वर का मेल हुआ। अनुधन छेद, अनु में आपका उ है और इसमें छ है, तो ये आपका क्या है? स्वर है और ये आपका व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन का मेल हुआ। सतधन भावना, सद्भावना, त आपका व्यंजन है और भ आपका व्यंजन है, तो दोनों ही व्यंजन हैं और यहाँ पर आधा द और भ आया, ये हम आगे पढ़ेंगे नियम। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि के तीन प्रकार हैं: व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, और तीसरा है व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो तीनों हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन का मेल कैसे हो? व्यंजन और स्वर का मेल, जैसे जगत धन ईश जगदीश, ता धन ई, ये दोनों, ये स्वर, ये क्या व्यंजन है और ये स्वर है, तो व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। ये व्यंजन है और ये आपका स्वर है, व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है, तो ये आपका पहला प्रकार है व्यंजन संधि का। स्वर और व्यंजन का मेल हुआ है, पहले व्यंजन और स्वर का, अब स्वर और व्यंजन का। तो देखें, आधन छादन आच्छादन, तो आ स्वर है और छ आपका क्या है? व्यंजन है। तो देखिए, स्वर और व्यंजन का मेल हुआ है। स्वधन छंद, स्वच्छंद आया है, अ आपका स्वर है और छ आपका व्यंजन है, तो यहाँ आधा च और छ आया है, इसको आगे नियम बताएंगे। तो अ आपका स्वर है और ये आपका व्यंजन है, तो ये स्वर और व्यंजन का भी हमने यहाँ मेल किया है। साथ में देखिए, थर्ड, यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, जैसे सम धन गत संगत, और देखिए म आपका व्यंजन है और ग भी आपका व्यंजन है। ये कैसे आया, इसके लिए नियम पढ़ेंगे। सत धन जन सज्जन, त धन ज दोनों ही आपके व्यंजन हैं, तो व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है। ये तीन प्रकार के आपके व्यंजन संधि हैं। अब देखिए, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, इन नियम को हम पढ़ने वाले हैं। पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो आप जानते हैं, आपके जो वर्ण है, वहां पर आपके 5 वर्ग हैं और उनके प्रथम वर्ण के आधार पर ही उनका नाम भी रखा गया है, जैसे कि आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर वर्ग में 5 आपके वर्ण आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या कहा है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, अब पहला वर्ण कौन कौन सा है? क, च। अब देखिए, ये जो है उच्चारण इनका नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अ की मदद ले रही हूँ क्योंकि मुझे इनका उच्चारण करना है। तो जब मैं इनका उच्चारण क की तरह करूंगी तो उस समय आपके पास यहाँ हलंत नहीं होगा। ठीक है, ये हमने वर्ण में पढ़ लिया है। क च ट त प, ये पहले वर्ण है, पहले वर्ण है किसके? हर वर्ग के पहले वर्ण है। ये बात किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, क्या? तीसरा या चौथा। अब तीसरा चौथा में क्या आ जाएगा? क ग घ ज झ ड ढ और
द ध ब भ अथवा य र ल व, ये कोई भी आ जाए अथवा कोई भी स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ये पहला नियम है। जैसे कि क ग में बदल जाएगा, च ज में, ट ड में। आगे ऊपर आपने देखा होगा ना, बिल्कुल अलग ही जो है वर्ण आ रहा था। आप क्या कर रहे थे, म और ग या त और ज को जोड़ रहे थे तो त का क्या हो जा रहा था, आधा ज हो रहा था। इसको नियम यहाँ हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि पहले वर्ण का, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके बाद ये सब आ जाए, तीसरा या चौथा आए या फिर ये आ जाए, तो या फिर कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के, यानी उसी वर्ग के, जैसे क वर्ग है, क ख ग घ अंग, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, तो वो ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए, दिक धन विजय। अब यहाँ क आया है, क प्रथम वर्ण है और उसके बाद आपका विजय आया है। अब इस विजय को भी जब आप तोड़ेंगे, यहाँ से स्वर को अलग करेंगे तो वह इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पर भी आया है, तो इसको भी आप कैसे तोड़ सकते हैं, वह धन इस प्रकार से। तो यानी कि वो आया है, क के बाद वो आया है, और यहाँ देखो वो भी लिखा है। हमने क्या कहा, जब इस प्रकार से कोई आ जाता है तो पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क का ग में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो यहाँ ग भी आधा है क्योंकि हलंत के साथ है, इसका उच्चारण आधे की तरह होता है। तो अब ये क आधा ग में परिवर्तित यहाँ हो गया है, बाकी आपने ऐसे ही लिख लिया है। फिर देखिए च के बाद ज आया है, ज की भी हमने बात की थी। अगर ज आ जाए तो वो च जो है आपका किस में बदल जाता है, च आपका देखिए च आपका ज में बदल जाता है। तो देखिए ये जो च है ना वो ज में परिवर्तित हो जाता है, च यहाँ आपका ज में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, मैं इसको डिटेल में करा चुकी हूँ, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास में एक दो दिन का गैप रहा है। तो ट के बाद ड हो जाता है। ठीक है, त आया है, सट धन आनंद, और ये सडानन हो गया है। तो ट के बाद कोई भी स्वर, क्योंकि क्या कहा था कि पहले वर्ण के बाद या तो तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर य र ल व ह, या फिर कोई भी स्वर, यानी कि स्वर कोई भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ देखिए यहाँ तो स्वर आया है आ का स्वर, तो वो क्या हो जाता है, ट आपका ड में परिवर्तित हो जाता है, ट आपका ड में परिवर्तित हो जाता है और आ इसके साथ जुड़ेगा तो डा हो जाएगा सडानन। तो ये इस प्रकार से आ गया है। फिर त का द हो जाता है, तत् धन भव, त धन भ, इस भ को भी तोड़ेंगे तो वो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चलिए ये देखें, ये देखो, तो तत् धन भव आया है। ठीक है, तो अब देखो त के बाद भ आया है, इसको तोड़ेंगे जब आप तो स्वर को अलग करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा भ। ठीक है ना, भ को भी जब आप तोड़ेंगे ना इस प्रकार से तो भ हलंत के साथ अलग हो जाता है, धन में अ आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना, तो अब आपको करना क्या है, इस त को द बना देना है, त को द बना दिया, बाकी हमने ऐसे ही लिखा तद्भव। अब प का ब हो जाता है, अप धन ज, पहला वर्ण प है, प के बाद ज आया है, ज देखें आया है, इसको तोड़ करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आया है तो क्या हो जाता है, ये ब में, आधा ब में परिवर्तित हो जाता है, आधा ब को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए वाक धन ईस, प पहला वर्ण है, इसके बाद कोई भी स्वर आ गया है, स्वर आ गया है तो वागीस हो गया। अच धन आदि स्वर आया है, सट धन दर्शन, तो द भी आता है इसमें, तो यहाँ पर ट का ड हो जाता है। ये आपने नियम पढ़ लिया आगे। सत धन धर्म, तो सद्धर्म, तो आपने यहाँ नियम क्या पढ़ा कि त के बाद यदि ध भी आ जाए इस प्रकार से, तब भी वो क्या हो जाता है, तो का आधा द हो जाता है। इस प्रकार से हमने पहला नियम पढ़ा कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा आए या फिर य र ल व ह आए या फिर कोई भी आपका स्वर आ जाए तो आपका क ग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर क वर्ग का क आया है तो क वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो उसका ग हो जाएगा। च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। ये नियम है पहला। दूसरा नियम क्या है, ख कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा आपका
था, लेकिन अगर एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें तो ये भी आपको इजी लगेगा। देखो, यदि आपका व्यंजन क च ट त प यानी कि प्रथम वर्ग के जो भी आपके प्रथम वर्ण हैं वो आ जाते हैं और उसके बाद म या न आए, यहाँ पर दो ही चीजें दी गई हैं, म या न आ जाए तो आपका वो क जो है उसी वर्ग के, क वर्ग के ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग, ट का है अण, त का है न, प का है मो, इस प्रकार से आपके क्या है, ये पांचवें वर्ण हैं। तो ये हमें देखना है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद म या न आ जाए तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन आया था जो हमने ऊपर देखा, जहां हम देख रहे हैं कि दो वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए ही वर्ण की उत्पत्ति हो रही है। तो इसके लिए हम नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क के बाद अंगा हो जाएगा, तो देखो वाक धनमय, क आया है प्रथम वर्ण और क के बाद म आया है तो हो जाएगा वांगमय, ठीक है। सट, ट के बाद फिर से म आ गया है तो फिर ये ट जो है आपका इस प्रकार से आधा अणों में परिवर्तित हो जाता है, ये आधा अणो है, ठीक है, हलंत के साथ। अब तत् धन नाम, तो के बाद फिर से नौ आया है तो फिर से ये तो जो है आधा नौ में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर लिखा है। प धन, प का हो जाएगा मो, क्योंकि प जो है पांचवें वर्ण का, पांचवें वर्ग का प्रथम क्या है, वर्ण है, ठीक है। इसका पांचवा वर्ण है मो। अप धनमय, अप धनमय, अप में प आया है अंतिम वर्ण और यहाँ मो आया है तो प के बाद मो आ जाए तो वो आपका आधा मो में परिवर्तित, तो ये आधा मो में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से देखिए क के बाद नौ आया है तो ये ड में परिवर्तित हो गया, ट के बाद नौ आया है तो फिर से वो अणों में, आधा अणों में परिवर्तित हो गया है। जगत धननाथ, तो त के बाद फिर से नौ आया है तो ये तो इजी है, ठीक है ना, कि अगर प्रथम वर्ण के बाद मो या नो आए तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में वो परिवर्तित हो जाता है। कौन सा, जो प्रथम वर्ण है, ठीक है। जैसे क का अंग हो जाएगा, ट का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा आधा, त का आधा त हो जाए, आधा न हो जाएगा, ऐसे ही प का आधा मो हो जाएगा। तो ये है दूसरा नियम। अब तीसरा हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया था त संबंधी कुछ नियम थे, जिसमें 4 नियम हम पढ़ चुके थे। क्या नियम था कि यदि त के बाद च या छ आए तो च का त का च हो जाता है, जो अलग ही आ रहे थे ऊपर। तो देखें सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, त के बाद देखो जब आप संधि करते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप देखते हैं। तो त धन च, त के बाद च आया है तो च का, तो का क्या हो जाता है, आधा च हो जाता है, यानी कि जो त है अब इसका आधा च हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, इसका आधा च लिख दिया, तो ये सच्चरित्र। उत धन चारण, फिर से च आया तो आधा च इसका बन जाएगा इस त का च हो जाता है। इस लाइन को देखिए, यहाँ जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लिखे यहाँ इसको, कि त संबंधी कुछ नियम है और 4 नियम आप देखेंगे लगातार एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो ये देखें सत उत धन चारण, तो त का क्या हो जाता है, त का आधा च हो जाता है, तो आधा च लिख लिया आपने। अब दूसरा नियम क्या है, यहाँ पर पहला नियम ये है, दूसरा नियम क्या है कि त के बाद यदि ज या झ आए, यहाँ च छ आया था अब ज झ आए तो त का क्या हो जाता है, आधा ज हो जाता है। देखें जगत धन जननी, त का क्या हो जाता है, जो त के बाद जो आया है, जब आप इसकी संधि करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम वर्ण त और प्रथम वर्ण ज, त के बाद तो आपका ज आया है। यदि ज आए तो त का आधा ज हो जाता है, तो फिर से आपने इस त को आधा ज लिखा और बाकी शब्द आपने वैसे ही लिखे। तो ये इसका सिंपल सा नियम है। ऐसे ही त के बाद फिर से ज आया है तो इस त का आधा ज हो गया, बस बाकी आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि त के बाद यदि त या ठ आए, पहले में च छ, यहाँ ज झ और यहाँ पर ट ठ, तो त का आधा ट हो जाता है। बस तत्, अंतिम वर्ण त विदाउट स्वर और यहाँ पर ट, फिर से ट आया है तो इसको आप आधा ट की तरह लिख लेंगे। ये देखो यहाँ इस प्रकार से हमने शब्द को लिखा, तो ये ट टट्टिका, ठीक है। वृहत धन टीका, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो है और इसका प्रथम वर्ण आपका ट है, तो वृहत टीका, ठीक है, वृहत टीका
तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा नियम भी हो जाता है। और चौथा नियम भी ऐसे ही है कि यदि त के बाद ड या ढ आए, देखो सीक्वेंस पर आए हैं ना, च छ ज झ ट ठ और ड ढ, ठीक है, तो त का फिर से ढ हो जाता है, आधा ढ की तरह हम उसको लिखते हैं। जैसे उत धन डयन, तो देखें यहाँ पर उत आपका त आया है, उसके बाद ड आया है, तो हमने क्या कहा, इसी त को हम आधा ड में परिवर्तित कर देते हैं, बाकी तो आपने वही लिखना है सेम, ठीक है, बस इतना सा परिवर्तन आया इसमें भी। ऐसे ही यहाँ देखें तत् धन डमरू, तो देखो अंतिम वर्ण त है, प्रथम आपका ड है, हमने क्या कहा, त के बाद यदि ड आए तो त का ही आधा ड हो जाता है, बस इतना सा कर दिया, बात खत्म। तो ये आपका यहाँ पर इतने नियम आपके हो गए हैं। अब अगला जो नियम है उसमें एक ही है कि यदि त के बाद ल आए तो ल का त का क्या हो जाएगा, आधा ल, इस प्रकार से। तो देखो उत धन ल आ गया तो इस त को हम फिर आधा ल में परिवर्तित कर देंगे, उल्लेख। ऐसे ही तत् धन लीन, इसको लिख लीजिएगा, ये पांचवा नियम है, ठीक है, इसे लिखेंगे आप। तो देखिए यहाँ तत् धन लीन, तो क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, त के बाद फिर से ल आ गया, तो हमने क्या कहा था, इस त को हम आधा ल में परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर हो जाएगा तल्लीन। तो इसे भी लिखें जल्दी से। अब आगे देखिए, इसके बाद छठा नियम है कि जब त के बाद ह आए, जब त के बाद ह आए तो त का क्या हो जाता है, द हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग नियम है, ठीक है ना, त का आधा द हो जाता है और ह का आधा ध हो जाता है। तो देखें, इसे बड़ा ध्यान से देखें, उत धन ह, उत धन हत, उत धन हत, ठीक। तो नियम क्या कहता है, इस आधा त को आप आधा द में परिवर्तित कर देते हैं और इस ध को आप किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो यहाँ आधा ह की बात की गई है, ठीक है ना, ह को, यानी कि यहाँ पर तो पूरा ह है। अब आप संधि किसकी करेंगे, देखिए संधि आप इन दोनों की करेंगे, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण की। तो यहाँ ह है, इस त के लिए तो सीधा कहा है ये, क्योंकि आधा ही त है, हलंत के साथ है, इसके लिए तो कह दिया कि त का तो आधा द लिख दें आप, ठीक है, इसको लिख दें। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, आधा ह, अब आपके पास आधा ह तो नहीं है, इसको तोड़ेंगे आप, तो आप इसको लिख सकते हैं आधा ह, और यहाँ पर आप लिखेंगे अ, क्यों, क्योंकि इसके साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है। अब आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका ह आया, इसको पहले ही तोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आप संधि करें, क्योंकि यहाँ पर हमें परिवर्तन इसमें लाना है, किसमें, ह में, और हलंत के साथ जो ह है, तो इसको आप यही तोड़ दें पहले, त धन ह धन अ, इस प्रकार से, है ना। तो अब देखिए त का तो आप क्या लिखेंगे, आधा द, इस तरह से, ठीक है, और जो ह है उसको भी आप क्या लिखेंगे, आधा ध लिखेंगे, और यहाँ अ है, ठीक है। तो अब आप देखें इस ध के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा ध हो जाएगा, आगे आप इसे लिख सकते हैं आधा द, और ये पूरा ध हो जाएगा, जोड़ेंगे जब इसको तो पूरा ध हो जाएगा, ठीक है। तो इतने से जगह पर, कितना, इनकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं आधा द और ह, क्योंकि आपको यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि ये जो है, ये जब ह का आधा ध होना था तो आपने पूरा ध कैसे लिखा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका पूरा ह था, आधा ह है नहीं, हमने पहले इसको वर्ण विच्छेद किया, हम ह को लिख सकते हैं ह हलंत के साथ धन अ, हमने इसको इस प्रकार से लिखा, फिर त का द कर दिया और आधा ह को आपने इस प्रकार से लिख दिया आधा ध की तरफ, लेकिन मेरे पास तो एक स्वर और था तो हमने इस स्वर को ध के साथ जोड़ दिया है। तो ये आप यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करें, तो ये आपका हो जाएगा आधा द और ध, और अब देखें ऊपर आगे उ है और यहाँ पर आपका क्या है, त है, पूरा शब्द जब आप जोड़े तो क्या हो जाएगा, उद्धत। तो उद्धत ये आपका हो गया है इस प्रकार से। तो ऐसे लिखें आप इसे, ठीक है, समझें इस प्रकार से, ठीक है, बाकी करना तो आपको ऐसे ही है।
इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा उत धन हरण। अब देखो दो नियम है यहाँ पर, पहले तो का आधा द हो जाता है और आधा ह का आधा ध हो जाता है। अब ह तो आया है लेकिन आपको पहले इसका वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, और जब आप इसे तोड़ेंगे तो फिर आपको आधा ह मिलेगा और फिर उस आधा ह को आप आधा ध में परिवर्तित करेंगे और तोड़ने के बाद क्योंकि आपके पास एक स्वर भी था उस ध में आप फिर से उस स्वर को जोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। चलिए इसको भी बताती हूँ, इसको आप नोट करें। चलिए तो जिस प्रकार से हमने इसे इसका किया ऐसे ही हम इसे भी करेंगे। चलिए तो यहाँ पर जैसा कि आपका क्या है, छठा नियम पढ़ रहे थे हम, उत धन हरण, उत धन हरण। चलिए आपके पास है यहाँ उत धन हरण, तो संधि तो इन दोनों के बीच होगी, त और ह के बीच, त और ह के बीच, ठीक है। तो इन दोनों के बीच संधि होगी। हमने नियम पढ़ा है कि त का तो द हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने ह का भी किया है। तो देखो इसको तो पहले आप, सॉरी ये तो आपका पूरा ह है, इसको अभी आप पूरा ह लिखें, अब आधा ह इसके साथ बाद में लिखें, ये ह है। तो पहले तो मुझे इसको क्या करना है, आधा ह में भी बदलना है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। नियम क्या कह रहा है कि यदि त के बाद ह आए तो त का तो क्या हो जाता है द, और ह का क्या हो जाता है ध हो जाता है। तो पहले तो इसे आधा ह में परिवर्तित करें। तो देखो त पहले से ऐसी है, इसको जब आप वर्ण विच्छेदित करेंगे तो यहाँ पर अ अलग हो जाता है और ये ह अलग हो जाता है। तो देखो ये त है हलंत के साथ, ये ह है। अब नियम पर जाएं कि त के बाद क्या आया है, द आया है, और ह के बाद ध आया है। तो देखो त के बाद त का क्या हो जाता है, द हो जाता है। तो देखें यहाँ आधा द और ये हो जाएगा आधा ध, और इसमें अ भी जुड़ा है। अब अ जुड़ा है तो स्वर जोड़ करके ये आपका हट जाएगा। तो ये आधा द और ध के साथ इसको जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा ध हो जाएगा, यानी कि हलंत हट जाएगा। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, आधा द और ध। तो फिर आप इसे लिखेंगे, आगे लिख लें, उद्धरण। इस प्रकार से इसका भी संधि होगी। तो ये नियम आप देखें, छठा नियम इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे लिखें और नेक्स्ट जो नियम है उसको पढ़ें। देखिए क्या लिखा है, सातवां नियम, तौ संबंधी जो नियम है कि यदि तौ के बाद स आ जाए, तालव्य स है ये, तो यदि तौ के बाद श आ जाए तो त का तो आपका च हो जाता है, और जो ये आधा श है इसका आपका क्या हो जाएगा, छ हो जाता है। जैसे सत्य धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र, त आया है और उसके बाद आपका श आया है, तो स आए तो त का तो च हो जाता है, जो आधा स है उसको आप छ बना देते हैं। तो देखिए इसका आधा च लिख दिया यहाँ, और छ के साथ यहाँ पर क्योंकि आ की मात्रा थी, इसको करके दिखाते हैं। इस प्रकार से आया है ये। तो यहाँ देखें, सत्य धन, सत्य धन शास्त्र, नियम में क्या कहा है, तो के बाद सौ आया है। तो देखो तो के बाद सौ तो आया है, तो धन सा, इससे आप स्वर अलग करें, त धन श अलग कर दें, और यहाँ पर आप लिख दें आ, यहाँ आप लिखेंगे आ, ठीक है। तो का तो आधा च हो जाता है, तो लिखें यहाँ आधा च, और इस स का हो जाता है छ, धन छ, और इसमें जुड़ा है आ, ये तो हो जाएगा आधा च और धन छ, ठीक है। अर्थात इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप ऊपर लिखें ऐसे, तो आप छ नहीं, नीचे ही लिख देते हैं इसको। तो देखें आधा च और छ,
ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से लिखें, वो हलंत के साथ है, तो ये हो जाएगा सच्छास्त्र। ठीक है, तो ये आपका संधि हो गया है इन दोनों की। ऐसे ही यहाँ पर भी देखें, उत धन आधा स आया है, ठीक है, श्वास, तो त का तो आपका आधा च हो जाएगा और यहाँ पर आपका छ हो जाता है, ये आपने लिख लिया है, यहाँ पर इसका छ हो जाता है और इसका च हो जाता है, आधा च। तो देखें ये पूरा छ और ये आधा च, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। चलिए इसको लिखें, ये आपका कंप्लीट हो गया है तो संबंधी नियम। अब नेक्स्ट है इसी में मौ संबंधी नियम, हेडिंग डालें मौ संबंधी नियम। अब मौ से संबंधित कुछ और नियम हैं। अभी तक 7 नियम आपने तो से संबंधित पढ़े, यानी कि तो से जो संबंधित नियम थे वो हमने अभी तक पढ़े। अब देखिए यहाँ मौ से संबंधित भी कुछ नियम हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, मौ संबंधी नियम इस प्रकार से हैं। देखो, यदि मौ के बाद क च ट त प आए, क च ट त प आए, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ग यानी कि अनुस्वार हो जाता है, 5वां वर्ण अनुस्वार हो जाता है। बहुत ध्यान से देखना है। यदि मौ के बाद क्या आ जाए, मौ के बाद क च ट त प आ जाए, तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ग वर्ण जो है अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखें इसे। पहला नियम, मौ के बाद क च, इसे लिखें जरूर। तो देखें, समधन कल्प आया है, समधन कल्प आया है, तो क्या हो गया है, मौ का अंग हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ अनुस्वार बिंदी इस प्रकार से आप लगाते हैं, तो ये हो जाएगा संकल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा, संकल्प। ये मौ संबंधी नियम है। और उच्चारण देखिए यहाँ पर संकल्प, संकल्प, क्योंकि 5वां वर्ण जो है अनुस्वार हो गया है। और इसका उच्चारण में देखिए आप, अंग का कहीं ना कहीं उच्चारण आ रहा है, संकल्प, संकल्प, तो इसमें अंग का उच्चारण आ रहा है। आगे देखिए, मौ के बाद यो हो जाए, मौ का यो हो जाता, कैसे, सम धन चय। अब इसको आपने अनुस्वार लगा दिया तो हो जाएगा संचय, तो यो का उच्चारण आ रहा है, आधा यो का। कहीं ना कहीं आपको जब आप उच्चारित कर रहे हैं तो स्वर किसका आ रहा है, ध्वनि किसकी आ रही है, यो की उच्चारण आ रही है, संचय। तो संचय में कहीं ना कहीं क्योंकि अनुस्वार हुआ है और अनुस्वार में जो है यो का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही समधन गम, तो संगम, तो यहाँ पर अंग का उच्चारण, किसका, अंग का उच्चारण आ रहा है, अंग का। ठीक है, तो संगम। ऐसे ही समधन जय, तो हो जाएगा संजय। तो ये आपका मौ संबंधी नियम है। आगे इसको आगे देखें, लिखते भी रहेंगे। समधन तोष, तो संतोष, तो इसमें न का उच्चारण देखिए, ये 5वां वर्ण है, ये अनुस्वार हुआ है संतोष, ये अनुस्वार हुआ है संतोष। तो अब अनुसार में इसका, इसकी ध्वनि आ रही है। ठीक है, आप यहाँ कहीं ना कहीं आधा नौ का उच्चारण आ रहा है, संतोष। अब देखिए, मो का मो ही हो गया है। ठीक है, और ये अनुस्वार हुआ है संपूर्ण, संपूर्ण। जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, संपूर्ण। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए, समधन देह, तो यहाँ मौ का न हो जाता है, तो देखो मौ का न हो जाता है, सन देह, आधा नौ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, ध्वनि सुनिए आप। तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो रहा है, अनुस्वार हो रहा है, अनुस्वार के रूप में उसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही समधन भावना, संभावना, मौ का ही, मौ में ही अनुस्वार हुआ है, संभावना। दो, जब इसको आप उच्चारित करते हैं ना कहीं आपको आधा मौ का उच्चारण आएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पर क्या लिखा, समधन पूर्ण, तो देखो सम, संपूर्ण, उच्चारण किसका आ रहा है, आधा मौ का, संपूर्ण। यहाँ संतोष,
आधा नौ का, कहीं ना कहीं आधा नौ का आप उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। ऊपर भी देखें, समधन कल्प तो संकल्प, संकल्प तो अंग का उच्चारण आया। ऐसे ही संचय तो यहाँ पर यो का उच्चारण आया। इस प्रकार से ये जो है अनुस्वार हो जाता है। इसको लिखें आप जरूर, ठीक है। किस प्रकार से अनुस्वार हुआ है कि यदि मो के बाद क्या आ जाए, क आए, च आए, ट आए, त आए, तो इस प्रकार से वो जो है उसी मो के स्थान पर उसी वर्ग का क्या आ जाता है, पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में आ जाता है, ठीक है। और अनुस्वार इस प्रकार से बिंदी के रूप में, ऊपर से जो आप एक बिंदी लगाकर इस प्रकार से लिखते हैं तो यह अनुस्वार होता है। तो यह आपने वर्ण विचार में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी आप इसको पढ़ रहे हैं। आगे देखें, तो हर जो मात्रा है वो हर शब्द के लिए अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे मो के बाद क आया है, क प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, अंग है। तो संकल्प, और जब आप इसका उच्चारण, जबकि अनुस्वार हो जाता है तो इसका उच्चारण जो है इसमें ही आ जाता है, संकल्प। तो अंग का जो है, अंग का जो उच्चारण है आधा, वो इसके साथ आ रहा है। अब देखो, मो के बाद च आया है और च वर्ण का पांचवा जो है, च वर्ग का पांचवा वर्ण है यो। अब इसको जब आपने अनुस्वार बनाया तो संचय, कहीं ना कहीं यो का, आधा यो का उच्चारण आया है, ठीक है। ऐसे ही समधन जय, ठीक है, चौका ही है, ठीक है। संजय, फिर समधन आपका त आया है और त का अंतिम वर्ण, पांचवा वर्ण क्या है, नो है, तथा दध न। तो इसी में वो परिवर्तित हो जाएगा। और इसमें देखिए संतोष, इसमें क्या आ रहा है, अनुस्वार में ही आधा नौ का उच्चारण आप कर रहे हैं, संतोष। उच्चारण में ध्यान देना है यहाँ, कि उच्चारण से ही पता चलेगा किस प्रकार से अनुस्वार हुआ है, ठीक है। तो इसे आप लिखें। इसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या है, कि यदि मो के बाद क्या आए, य, र, ल, व, श, स, श, जो तीनों स हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दांत्य स, ह आए तो मो का सदैव अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखो यहाँ जो भी आए हैं, अगर इसके बाद ये आ जाए, वो आए, वो आया है, तो ये जो है मो किसमें, अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। तो ये हो जाएगा संवाद, समधन योग, संयोग, ठीक है। ऐसे ही समधन सार, संसार, लिखें इसे समधन लग्न, मो के बाद ल आया है तो संलग्न, उसका इस मो का अनुस्वार हो गया। तो आया है तो अनुस्वार हो गया है, इसी प्रकार वो आया है तो अनुस्वार हो गया है। समधन रक्षण, तो मो के बाद रो आया है तो संरक्षण, ये भी अनुस्वार हो जाएगा। समधन सय, संचय, ये भी आपका क्या है, अनुस्वार हो गया है। तो ये भी नियम है आपका, इसे भी आप नोट करें। चलिए इसके बाद एक और नियम है यहाँ पर मो पर, यदि मो के बाद मो ही आ जाए तो फिर उस मो को आप क्या लिख सकते हैं, आधा मो और मो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मो धन मु तो हो गया सम्मु। ऐसे ही सम धन मान, तो ये हो जाएगा आपका सम्मान, आधा मो और मो, यानी कि मो के बाद यदि मो ही आए तो वो आधा मो और मो, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सम धन मति, सम्मति, ठीक है। तो ये है आपके मो संबंधी नियम। इसके बाद आपका नेक्स्ट है छ संबंधी कुछ नियम है, ठीक है। छ से संबंधित कुछ नियम है, इसको भी हम आगे देखेंगे, तो इतना आप पहले नोट करें। तो छ संबंधी नियम क्या है, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए, किसी भी स्वर के बाद क्या आए, छ वर्ण आए, तो छ से पहले च आ जाता है। जैसे कि स्वधन छंद, किसी स्वर के बाद, स्व में अ का स्वर है, तो किसी स्वर के बाद छ आए और इसके बाद छ आया है, तो क्या कहा है, इस छ का आधा च हो जाता है, तो बस स्वच्छंद।
अनुधन छेद, इसमें उ का स्वर आया है और यहाँ पर छ आया है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, आधा च और छ। ठीक है, ऐसे ही आधन छाधन, तो आ स्वर है और उसके बाद छ आया है, तो आधा च और छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो सिंपल सा नियम है, इसे आप लिखें। और नौ संबंधी भी यहाँ पर एक नियम है, और इसके बाद आपकी जो ये व्यंजन संधि है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और फिर हम पढ़ेंगे कल विसर्ग संधि। तो यदि री, र या स के बाद न हो तो ण हो जाता है, तो इतना सा नियम है। परि धन नाम है, तो देखो यदि री, र या स के बाद न आए, तो देखो री आया है और इसके बाद क्या आया है, न आया है, यानी कि र के बाद न आया है, तो वो आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, ण में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आता है कि ये अणो कैसे हो गया। तो देखें परिणाम, क्योंकि यहाँ न आया है। ठीक है, ऐसे ही राम धन आयन, तो इतना फिर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामायण। कैसे, क्योंकि मौ के बाद क्या आया है, आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामायण। तो इस तरह से आपका ये व्यंजन संधि भी आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 3 प्रकार के व्यंजन संधि पढ़े। पहला आपका व्यंजन का स्वर के साथ मेल, स्वर का व्यंजन के साथ, और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल कैसे होता है। साथ में हमने तो संबंधी नियम पढ़ लिए, च संबंधी कुछ नियम, इसके बाद यहाँ मौ संबंधी नियम भी आपने पढ़ लिए, और छ संबंधी और नौ संबंधी नियम भी आपने पढ़ लिए हैं। इसको आप रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसके बाद थर्ड जो संधि है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।